मित्रों नमस्कार। अलंकारों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे अन्योक्ति अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अर्थालंकारों की श्रृंखला में चल रहे हैं। तो आज अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति होती क्या है? अन्य जोड़ उक्ति, इन दो शब्दों से मिलकर बना है अन्योक्ति। अन्य जोड़ उक्ति। उक्ति क्या होती है? उक्ति होती है बात। तो बात कोई अन्य बात यानी कोई दूसरी बात हो और दूसरे तरीके से कही जाए, वो अन्योक्ति होती है। इसको समझते हैं किस तरीके से, परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा है कि जहां अप्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि अप्रस्तुत क्या होता है, प्रस्तुत क्या होता है। तो ये कई बार समझ में नहीं आती है बच्चों की, छोटी क्लास के बच्चों की, कि सर अप्रस्तुत क्या होता है, प्रस्तुत क्या होता है। तो ये बात स्पष्ट करने के लिए मैंने दूसरी बात भी लिखी है आप लोगों के लिए। इसलिए लिखी है कि आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख सकें। कई कक्षाओं के बच्चे पढ़ते हैं तो वो नोट्स बनाने मैं पढ़ा दूं, नोट्स बनाने में अक्षम हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ा दिया, बोल दिया, रोक रोक के नोट्स बनाते हैं। तो मैं लिख भी देता हूं कि आप परिभाषा ढंग से लिख लें और उदाहरण भी ढंग से लिख लें। ठीक है। तो अर्थात बात को स्पष्ट करने के लिए कोई किसी को बात कहना चाहता है, लेकिन उस बात को सीधे न कहकर दूसरे तरीके से, इस तरीके से कहे कि वो बात उसकी समझ में आ जाए, सुनने वाले की समझ में आ जाए, तो वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। देखिए, अर्थात बात को स्पष्ट शब्दों में न कहकर अन्य को संबोधित करके इस तरीके से कहा जाए कि वास्तविक बात समझ में आ जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। किसी को कोई बात कहनी है, सुनने वाले के समझ में वो बात आ जानी चाहिए। कहेगा वक्ता दूसरे शब्दों में कहेगा, स्पष्ट शब्दों में नहीं कहकर उसको बात को घुमा कर कहेगा, अन्य को संबोधित करके कहेगा कि नाराज होने का डर भी होता है, तो अन्य को संबोधित करके कहेगा, लेकिन इस तरीके से कहेगा कि सुनने वाले को समझ में आ जाएगी, वास्तविक बात समझ में आ जाएगी, अच्छा ये मेरे को ये कहना चाहता है। तो वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। देखिए, आप उदाहरण द्वारा आराम से समझ जाएंगे। पहला उदाहरण देता हूं। मालियावत देख कर कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। ये देखिए कि माली को आते देखकर कलियों ने पुकार करी कि फूले फूले तो चुन लिए और कल हमारी बारी। सीधे सीधे देखिए, ये फूल हैं, ये कलियां हैं, ये माली है। माली आ रहा है, ये फूले फूले फूल को चुन लिया और कल ये कलियां फूल बन जाएंगी, इनको चुन लेगा। तो ये अप्रस्तुत का वर्णन हो गया है, प्रस्तुत का वर्णन। लेकिन बात ये नहीं है, प्रस्तुत बात दूसरी है। प्रस्तुत बात दूसरी क्या है? यहां माली है, किसका प्रतीक बताया गया? काल का। ये देखिए घड़ी बनी है मुंह के ऊपर, ये काल का, समय का प्रतीक है। ठीक है, काल। और काल, इसको मृत्यु भी बोल सकते हैं काल को, ऐसी कोई बात नहीं। और ये कलियां है, ये युवा पुरुष का, ये काल हो गया। चलो लिख देता हूं, काल। ये कलियां हो गई युवा, और ये फूल हो गए वृद्ध। अब देखो, यमदूत आएंगे या काल आएगा तो सबसे पहले किसको ले जाएगा? उम्र के हिसाब से, अगर कोई महामारी बीमारी नहीं हुई तो उम्र के हिसाब से सबसे पहले फूल, यानी जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, वो वृद्ध लोग, सबसे पहले काल उनको ले जाएगा। फिर युवा, अरे भाई जीने के 4 दिन होंगे, तो एक बचपन का हो गया, एक युवावस्था का हो गया, एक मृत्यु का हो गया और एक बुढ़ापे का हो गया। तो युवावस्था आज है तो कल क्या हो जाएगा? कल बुढ़ापा हो जाएगा। तो कल वृद्ध हो जाएंगे तो फिर क्या? कल हमारी बारी आ जाएगी, काल हमको लेने आ जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि कवि इनके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि काल आएगा और आज मैं युवा हूं और कल मैं वृद्ध बन जाऊंगा, तब काल मुझको भी लेकर चला जाए। तो यहां संसार की जो नश्वरता है उसके बारे में बताया गया है, न कि माली, फूल और कलियों की बात की गई। ये भी सत्य है कि माली आता है तो वो फूले फूले फूल लेकर जाता है, कलियों को छोड़ देता है, दूसरे दिन कलियां फूल बन जाती, उनको लेके चला जाता है। लेकिन इसके माध्यम से, अन्य उक्ति के माध्यम से, इस अप्रस्तुत का वर्णन के साथ प्रस्तुत का बोध जो ज्ञान कराया गया वो ये है कि आज मैं युवा हूं, तो युवा ने ये पुकार लगाई कि काल आया, मृत्यु आई, आज वृद्ध लोगों को लेकर चली गई, कल मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा और कल वो मुझको भी लेकर चले जाए। तो ये इस तरीके से इसका दूसरा अर्थ भी हो गया, ये प्रस्तुत का बोध हो गया। तो इस बात को कलियों के माध्यम से, माली के माध्यम से घुमा कर कही गई है
लेकिन वास्तविक बात समझ में आ गई, इसलिए यहां अन्योक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। इसमें, इस उदाहरण में अप्रस्तुत कथन क्या है कि यहां भंवरा है, अली भंवरा है, हे भंवरे तू कली से ही बिंद गया, आगे तेरा क्या हाल होगा। नहीं तो अभी इसमें पराग है, नहीं मधुर मधु है, नहीं इसका विकास हुआ है, और हे भंवरे अली, इस कली से ही तू बिंद गया, आगे तेरा कौन क्या हवाल होगा, यानी क्या हाल होगा। तो ये था अप्रस्तुत वर्णन। लेकिन अप्रस्तुत वर्णन है, प्रस्तुत वर्णन क्या है। बिहारी जी थे मिर्जा राजा जयसिंह जी के दरबार में, उनको एक दोहे पर एक मोहर मिलती थी, ऐसा कहते हैं, स्वर्ण मुद्रा मिलती थी, स्वर्ण की मोहर मिलती थी। तो एक बार क्या हुआ, राजा की नई शादी हुई, नवोढ़ा पत्नी थी, उसके प्रेम में इतने आसक्त हो गए कि वो रंग महल में ही रहते थे, राजकाज से विमुख हो गए। तो जो दरबारी थे उन्होंने निश्चय किया कि राजा को कहा जाए, लेकिन कहे कौन, राजा है राजा नाराज हो गए तो कुछ और भी आदेश दे सकते हैं कि इनका कत्ल कर दिया जाए या और कोई सजा दे दी जाए, ऐसा कोई आदेश दे सकते हैं। तो बिहारी जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप ही कोई दूसरे तरीके से इनको समझाइए। तो बिहारी जी अन्योक्ति के माध्यम से उनको सचेत करते हैं। कैसे, देखो मर्यादा में बताता हूं, इसका वर्णन कई लोग गैर मर्यादित भी कर देते हैं कि हे राजा, ने तो राजा अली राजा को कहा गया, हे राजा, और कली कहा गया नवोढ़ा रानी को, हे राजा, ने तो इसमें अभी पराग है, नहीं अभी मधुर मधु है, नहीं ये अभी विकसित नहीं हुई, नहीं अभी विकसित हुई है, अभी तो ये कली है, जब ये फूल बनेगी, अली कली ही सो बंधे हो, आगे कौन हवाल, यानी अभी तो अभी कली है, अब यही नवोढ़ा रानी अर्थात ये कली जब फूल बनेगी, विकसित होगी, तब तेरा क्या हाल होगा। और कमाल की बात, राजा जयसिंह इस बात को समझ गए कि कवि क्या कहना चाहते, तो वास्तविक बात उनकी समझ में आ गई और वो राजकाज में फिर से अपने पहले की तरह भाग लेने लग गए। तो पहले के कवि इस तरीके से संकेत करते थे अन्योक्ति के माध्यम से। देखिए एक दूसरा उदाहरण और बताता हूं आपको, तीसरा उदाहरण है, स्वार्थ सुकृत ने श्रम वृथा, देख विहंगी विचार, बाज पराए पानी परे, तू पछिने ने मार। सरल उदाहरण है, मैं बताता हूं। बिहारी जी का दोहा है कि स्वार्थ भी नहीं है, अच्छा कार्य भी नहीं है, स्वार्थ सुकृत अच्छा कार्य भी नहीं है, व्यर्थ में श्रम करते हो। हे पक्षी, देख विहंगी विचार, विहंगी यानी पक्षी, हे विहंगी देख कर विचार करो कि हे बाज पक्षी, पराए हाथ पर बैठ के, पानी मानी हाथ, तू पक्षी न मार, तू पक्षियों को मत मार। लेकिन ये अप्रस्तुत है, क्या कहा गया है, ते बाज पक्षी, तेरा स्वार्थ भी नहीं है, नहीं ये अच्छा काम है, दूसरों के हाथ पर बैठ करके तू अन्य पक्षियों का शिकार मत कर, क्योंकि पक्षी भी तेरी जाति की। होता क्या है, आमतौर पर जो बाज शिकारी पक्षी होता है, तो राजा महाराजा या अन्य लोग हैं, अभी भी अरब के शेख वगैरह, वो बाज रखते हैं, मंगोलिया में भी रखते हैं, और वो पक्षी उस पक्षी को छोड़ देते हैं शिकार करने के लिए, खुद भी करते हैं, पक्षी शिकार करके ले आता है, खरगोश तक का शिकार कर लेता है, बड़ी बड़ी चिड़ियों का शिकार कर लेता है, ऐसे। तो अब यहां ये तो हो गया अप्रस्तुत अर्थ, लेकिन प्रस्तुत अर्थ क्या है, प्रस्तुत अर्थ है, फिर मिर्जा राजा जयसिंह आते, यहां पर मिर्जा राजा जयसिंह है, तो औरंगजेब के कहने पर, औरंगजेब के कहने, उसके अधीन है, उसके कहने पर वो अन्य जो राजा लोग हैं उनके खिलाफ युद्ध करते हैं, शिवाजी के खिलाफ भी किया। तो तब उन्होंने ये चेतावनी देते हुए कहा था कि न तो हे राजा, न तो आपका स्वार्थ है, न ही कि ये अच्छा काम है, सुमानी अच्छा कृत मानी कार्य, न तो ये स्वार्थ है आपका, न ये अच्छा कार्य है, और आप व्यर्थ में ही श्रम कर रहे हैं। हे पक्षीराज, हे नरेश, यहां देंगे उनको कहा, आप विचार कीजिए कि बाज पराए पानी पर तू पक्षी ने न मार, कि पराए पानी किसका है, औरंगजेब का हाथ, यानी दूसरे के कहने पर, दूसरे के उकसावे पर तू अपने स्वजातीय पश्चिम अर्थात स्वजातीय राजाओं की हत्या मत करो, या स्वजातीय राजाओं से लड़ाई मत करो। दोबारा समझाता हूं आपको, यहां बिहारी जी अन्योक्ति के माध्यम से मिर्जा राजा जयसिंह जी को कह रहे हैं कि हे राजा, न तो आपका इसमें स्वार्थ है, अन्य राजाओं के साथ, अपने स्वजाति बंधुओं के साथ लड़ाई करने में, न आपका स्वार्थ है, स्वार्थ किसका, औरंगजेब का, न कोई अच्छा कार्य है, और न आप
जो व्यर्थ में ये परिश्रम भी व्यर्थ में कर रहे हो। और आप विचार कीजिए कि दूसरों के हाथ पे बैठ कर या दूसरों की बातों में आकर के पक्षियों को मारना अर्थात दूसरे राजाओं के साथ युद्ध छेड़ना कहां तक उचित है? अपने स्वजातीय बंधुओं के साथ युद्ध छेड़ना कहां तक उचित है? ये बात वो कहना चाहते थे, लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह जी उस बात को समझ लेते हैं। यहां मिर्जा राजा जयसिंह उस बात को समझ लेते हैं, लेकिन कभी कभी समझ में भी नहीं आती लोगों के बात। ऐसा नहीं अन्य युक्ति समझ में नहीं आती। तो आप इस बात को समझ लीजिए। यहां आपने समझ लिया है कि कलियों की बात की गई है, तो युवा, वृद्ध और काल का चित्रण है। यहां नहीं पराग नहीं मधुर मधुर। यहाँ मिर्जा राजा जयसिंह के जो नवोढ़ा रानी के प्रेम में जो आसक्त हो जाते हैं, तो उनको सचेत करने के लिए यह बात कही गई है। तो प्रस्तुत वर्णन यह है। और यहाँ औरंगजेब के कहने पर अन्य राजाओं के साथ लड़ाई छेड़ने पर मिर्जा राजा जयसिंह को बिहारी जी सचेत करते हैं, ये इसमें कहा गया। तो ये हो गया प्रस्तुत वर्णन। तो इनको सीधे नहीं कहकर यहां किसके माध्यम से कहा गया? ये माली, कली और काल के माध्यम से ये बात, माली, कली और फूल के माध्यम से ये बात कही गई है। तो ये प्रस्तुत हो गए, अप्रस्तुत हो गए, और प्रस्तुत बात हो गई युवा, वृद्ध और काल। और यहां आपने समझ ही लिया सारा। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपने मेरी बात अच्छे से समझी होगी। ये आप नोट्स बना लेना और इनका अर्थ आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, और समझ में आ गया तो भी बताइएगा। आपको पसंद, आपको उपयोगी लगे तो आप इसको शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।